फिल्म की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौर से होती है। एक माँ अपने बच्चे को युद्ध की तबाही से बचाने की कोशिश कर रही होती है। बच्चे अपने पिता की तस्वीर साथ लेते हैं जो सेना के साथ युद्ध लड़ रहे होते हैं। हालात बिगड़ते देख माँ अपने बच्चे को ट्रेन से सुरक्षित जगह भेज देती है। जहाँ पहुँचने पर एक महिला उन्हें अपने घर ले जाती है जहाँ एक प्रोफेसर भी रहते हैं। वह बच्चों को घर के कुछ नियम समझाती है, खासकर प्रोफेसर को परेशान न करने और घर के किसी पुरानी वस्तु को हाथ न लगाने की हिदायत देती है। एक दिन बच्चे बोर होने लगते हैं, तभी सबसे छोटी बहन लूसी सबको छुपन छुपाई खेलने के लिए मना लेती है। खेल के दौरान लूसी एक कमरे में छिपने की जगह ढूंढते हुए एक बड़ी अलमारी के अंदर चली जाती है, लेकिन पीछे बढ़ते बढ़ते वह खुद को एक बर्फीले जंगल में पाती है। चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है। हैरान लेकिन उत्साहित लूसी आगे बढ़ती है और एक लैंप पोस्ट के पास पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात एक अजीब जीव से होती है जो आधा इंसान और आधा बकरा दिखाई देता है। उसका नाम टम्स होता है। टम्स पहले लूसी को देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह इंसान है तो उसे अपने घर चाय पर ले जाता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि इस रहस्यमयी दुनिया नार्निया में पिछले 100 वर्षों से लगातार सर्दी का मौसम बना हुआ है। कुछ देर बाद टम्स उदास होकर रोने लगता है। पूछने पर वह बताता है कि यहाँ की शक्तिशाली शासक व्हाइट विच ने आदेश दिया है कि यदि कोई इंसान नार्निया में दिखाई दे तो उसे तुरंत उसके पास ले जाया जाए। हालांकि टम्स ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह लूसी को अपना दोस्त मानने लगता है, इसलिए वह उसे सुरक्षित वापस उसी रास्ते पर छोड़ आता है जहाँ से वह आई थी। जाते समय लूसी उसे अपनी रूमाल यादगार के तौर पर दे जाती है। घर लौटकर लूसी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके लिए काफी समय बीत चुका था, लेकिन घर में मानो एक पल भी नहीं गुजरा था। वह अपने भाई बहनों को नार्निया और टम्स के बारे में बताती है, मगर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उस रात लूसी दोबारा अलमारी के रास्ते नार्निया जाने का फैसला करती है। उसका भाई एडमंड चुपके से उसके पीछे पीछे चला जाता है और वह भी उसी जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। नार्निया में घूमते हुए एडमंड की मुलाकात एक रहस्यमयी महिला से होती है जिसे व्हाइट विच कहा जाता है। वह उसे मीठी मीठी बातें करती है और स्वादिष्ट मिठाइयों का लालच देकर उसकी सारी जानकारी हासिल कर लेती है। फिर वह उसे अपने बाकी भाई बहनों को भी नार्निया लाने के लिए कहती है और बड़े बड़े वादे करती है। कुछ समय बाद लूसी एडमंड को ढूंढ लेती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं, लेकिन जब लूसी अपने भाई बहनों को सच्चाई बताती है तब एडमंड उसकी बात का मजाक उड़ाकर सब कुछ झूठ बता देता है। इससे लूसी का दिल टूट जाता है। बाद में प्रोफेसर बच्चों की बातें सुनते हैं और कहते हैं कि हर चीज को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, संभव है कि लूसी सच बोल रही हो। अगले दिन खेलते समय बच्चों से गलती से घर की एक कीमती वस्तु टूट जाती है। डांट के डर से वे जल्दी से अलमारी में छिप जाते हैं और एक बार फिर नार्निया पहुंच जाते हैं। अब पीटर और सुशांत को यकीन हो जाता है कि लूसी सच कह रही थी। वे उससे माफी मांगते हैं और सभी मिलकर टम्स से मिलने निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि टम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका घर उजाड़ दिया गया है। लूसी को एहसास होता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वह अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बीवर से होती है जो लूसी को उसका वही रूमाल लौटाता है जो उसने टम्स को दिया था। बीवर उन्हें अपने घर ले जाता है और रास्ते में सावधान करता है कि जंगल में कई पेड़ भी व्हाइट विच के लिए जासूसी करते हैं। बीवर और उसकी पत्नी बच्चों का स्वागत करते हैं। भोजन के दौरान वे उन्हें एक महान शेर राजा की कहानी सुनाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जल्दी ही लौटकर नार्निया की किस्मत बदलने वाला है। असल में वह नार्निया का महान शेर राजा असलान होता है जो बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। भविष्यवाणी के अनुसार आदम की संतानें नार्निया के सिंहासन पर बैठेंगी और तभी सफेद जादूगरनी का शासन समाप्त होगा। असलान ने उसके लिए अपनी सेना भी तैयार कर ली थी। यह सुनकर पीटर घबरा जाते हैं। वे किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए लूसी और एडमंड को लेकर वहां निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि एडमंड चुपचाप वहां से जा चुका है। बीबर समझ जाता है कि वह सफेद जादूगरनी के पास गया होगा, इसलिए वह बाकी बच्चों को उसके पीछे ले जाता है। बीबर बच्चों को समझाता है कि अब केवल असलान ही एडमंड को बचा सकता है। यह सुनकर बच्चे उससे उन्हें असलान के पास ले चलने की विनती करते हैं। महल के अंदर एडमंड उन जीवों को देखता है जिन्हें जादूगरनी ने पत्थर बना दिया था। तभी उसका भेड़िया सेवक उसके पकड़कर जादूगरनी के सामने लाता है। जब जादूगरनी देखती है एडमंड अकेला आया है तो वह नाराज हो जाती है। डर के कारण एडमंड अपने भाई बहनों और बीबर के बारे में सारी जानकारी बता देता है, यहाँ तक कि उसके ठिकाने का भी पता चल जाता है। जादूगरनी तुरंत अपने सैनिकों और भेड़ियों को बीवर के घर भेज देती है, लेकिन समय रहते बीवर को इस खतरे का अंदाजा हो जाता है और वह बच्चों को एक गुप्त रास्ते से वहां से निकाल ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिलती है जो असलान की समर्थक होती है। वह बच्चों को सुरक्षित छिपा देती है और खुद भेड़ियों का सामना करती है। भेड़िए उससे इंसानों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं और फिर दूसरी दिशा में निकल जाते हैं। उस रात बीवर और बच्चे एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। दूसरी ओर जादूगरनी को जब पता
चलता है कि बच्चे साथ नहीं आए तो वह अपने कैदियों के पास जाती है। वहाँ टम्स और एडमंड जंजीरों में बंधे होते हैं। वह उनसे बच्चों और असलान के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टम्स बहाना बना देता है। क्रोधित होकर जादूगरनी टम्स को पहरेदारों के हवाले कर देती है और युद्ध की तैयारी का आदेश देती है। इसके बाद बीबर बच्चों को उस रास्ते की ओर ले जाता है जो उन्हें असलान तक पहुंचाएगा। उधर जादूगरनी एडमंड को अपने साथ लेकर बच्चों का पीछा शुरू कर देती है। रास्ते में एडमंड देखता है कि टम्स को पत्थर में बदल दिया गया है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान बच्चे आगे बढ़ते हुए एक छोड़ी हुई बग्घी देखते हैं। सावधानी बरतते हुए वे छिप जाते हैं, लेकिन खतरा न होने पर आगे निकलते हैं। तभी उनकी मुलाकात फादर क्रिसमस से होती है। उनका आगमन इस बात का संकेत था कि जादूगरनी की शक्ति कमजोर पड़ रही है। फादर क्रिसमस लूसी को एक जादुई औषधि देते हैं जो घावों को ठीक कर सकती है। सुसान को धनुष, तीर और एक विशेष सींग मिलता है, जबकि पीटर को तलवार और ढाल दी जाती है। वह बच्चों को बताते हैं कि लंबी सर्दी अब समाप्त होने वाली है। कुछ ही देर बाद नदी की बर्फ पिघलने लगती है। बच्चे जल्दी से उसे पार करने की कोशिश करते हैं, तभी भेड़िया का झुंड उनका पीछा करने लगता है। सौभाग्य से बर्फ टूटने के कारण भेड़िए पीछे रह जाते हैं और बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, नार्निया में गर्मी लौटने लगती है और बर्फ गायब होने लगती है। आखिरकार वे असलान के शिविर तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी को असलान के समर्थकों में से एक लोमड़ी पकड़कर लाई जाती है। वह उससे जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी कुछ नहीं बताती। गुस्से में आकर जादूगरनी उसे पत्थर में बदल देती है। इस बीच एडमंड अनजाने में असलान की सेना और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दे देता है। यह सुनकर जादूगरनी बेहद खुश हो जाती है और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। आखिरकार बच्चे असलान के शिविर में पहुंचते हैं। वहां मौजूद जी पहले उन्हें देखकर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर असलान स्वयं उनके सामने आता है। वह सबसे पहले एडमंड के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि एडमंड जादूगरनी के साथ है, तो सभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने भाई का बचाव करते हैं। असलान उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह एडमंड को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। कुछ समय बाद जब लूसी और सुसान नदी के किनारे होते हैं, तभी जादूगरनी के भेजे हुए भेड़िए उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। खतरा देखते ही सुसान अपना जादुई सींग बजाती है, जिससे आवाज सुनकर पीटर, असलान और उसके साथी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। असलान सभी को रोक देता है और कहता है कि पीटर को कुछ महत्वपूर्ण सीखना होगा। यह सुनकर पीटर हिम्मत जुटाता है। जब भेड़िया उस पर हमला करता है तो वह बहादुरी से उसका सामना करता है और उसे हरा देता है। यह देखकर दूसरा भेड़िया डरकर भाग जाता है। इसके बाद असलान अपने साथियों को भागे हुए भेड़ियों का पीछा करने का आदेश देता है ताकि एडमंड का पता लगाया जा सके। साथ ही वह पीटर की वीरता की सराहना करते हुए उसे सम्मानित करता है। असलान के साथी भेड़िए का पीछा करते हुए एडमंड तक पहुंच जाते हैं और उसे जादूगरनी की कैद से छुड़ाकर वापस ले आते हैं। जब जादूगरनी को एडमंड के भाग जाने की खबर मिलती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। असलान एडमंड की पुरानी गलतियों को माफ कर देता है। उसकी बात मानकर सभी एडमंड को फिर से अपना लेते हैं। इसके बाद सब मिलकर भोजन करते हैं। भोजन के दौरान पीटर कहता है कि वह अकेले ही युद्ध का सामना करेगा और बाकी सभी को वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एडमंड इसका विरोध करता है। वह बताता है कि उसने जादूगरनी की ताकत अपनी आंखों से देखी है, इसलिए वह अपने भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर सभी एकजुट हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। सुशांत धनुष बाण चलाने का अभ्यास करती है। लूसी अपने खंजर का इस्तेमाल सीखती है, जबकि पीटर, एडमंड घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रशिक्षण लेते हैं। इसी दौरान बीवर आकर बताता है कि सफेद जादूगरनी असलान से मिलने आई है। सभी वहां पहुंच जाते हैं। जादूगरनी असलान को पुराने नियमों की याद दिलाती है और एडमंड को अपने हवाले करने की मांग करती है। असलान उसे बातचीत के लिए अपने तंबू में ले जाता है। कुछ समय बाद वह बाहर आकर घोषणा करता है एडमंड उसके साथ ही रहेगा। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, जबकि जादूगरनी गुस्से में वहां से चली जाती है। हालांकि लूसी महसूस करती है असलान किसी गहरी चिंता में है। उसी रात वह देखती है असलान अकेले कहीं जा रहा है और सुसान उसका पीछा करती है। असलान उन्हें देख लेता है, लेकिन उन्हें अपने साथ कुछ दूर तक ले जाता है। फिर वह दोनों को प्यार से विदा कहकर वापस लौट जाने को कहता है और अकेला आगे बढ़ जाता है। लेकिन लूसी और सुसान उसकी बात नहीं मानते। वे छिपकर उसका पीछा करते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि असलान जादूगरनी की सेना के बीच पत्थर की मेज के पास पहुंचा है। जादूगरनी के सैनिक असलान को बांध देते हैं। उनकी बातचीत से लूसी और सुशांत को पता चलता है कि एडमंड को बचाने के लिए असलान ने स्वयं अपना जीवन देने का फैसला किया है। जादूगरनी अपनी जीत पर घमंड करते हुए असलान की हत्या कर देती है और फिर अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी में निकल जाती है। उनके जाने के बाद लूसी और सुशांत असलान के पास आती हैं। लूसी फादर क्रिसमस द्वारा दी गई जादुई औषधियों का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। दोनों बहनें दुख से भरकर असलान के पास बैठकर रोने लगती हैं।
कुछ समय बाद कुछ छोटे जीव वहां आते हैं और असलान को बांधने वाली रस्सियों को काट देते हैं। सुसान चाहती है वे तुरंत शिविर लौटकर सबको यह खबर दें, लेकिन लूसी असलान को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। उधर शिविर में युद्ध की तैयारी तेज हो जाती है। एडमंड पीटर को समझाता है कि अब सेना के नेतृत्व उसे ही करना होगा। पीटर उसकी बात मान लेता है और सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जादूगरनी की विशाल सेना भी युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती है। उसके आदेश पर हमला शुरू हो जाता है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। इसी बीच लूसी सुसान असलान के पास होती है। तभी वे देखती हैं कि पत्थर की मेज टूटने लगी है। अगले ही पल असलान जीवित होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। असलान उन्हें बताता है कि प्राचीन नियमों के अनुसार यदि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी और की जगह बलिदान देता है तो मृत्यु उस पर स्थायी रूप से प्रभाव नहीं डाल सकती। जब उसे पता चलता है कि युद्ध शुरू हो चुका है तो वह दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर जादूगरनी के महल की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह उन सभी जीवों को फिर से जीवित कर देता है जिन्हें पत्थर बना दिया गया था। इसके बाद वह उन जीवों को साथ लेकर सीधा युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है। उधर युद्ध में पीटर पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। जादूगरनी का एक शक्तिशाली साथी उसे घोड़े से गिरा देता है। कुछ साथी उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादूगरनी उन्हें भी हरा देती है। पीटर अपने भाई बहनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है और एडमंड को दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एडमंड देखता है कि जादूगरनी पीटर पर हमला करने वाली है। वह तुरंत लौटा है और जादूगरनी की जादुई शक्ति के स्रोत को नष्ट कर देता है। इससे जादूगरनी क्रोधित होकर उस पर हमला कर देती है। अपने भाई को संकट में देखकर पीटर तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंचता है। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान असलान भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। लड़ाई और भी उग्र हो जाती है। पीटर घायल होकर गिर पड़ता है और जादूगरनी उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी असलान उस पर हमला कर देता है। अंततः असलान जादूगरनी को पराजित कर देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद लूसी अपनी जादुई औषधि से एडमंड और अन्य घायल साथियों को ठीक करती है। असलान भी उन सभी जीवों को उसके पुराने रूप में वापस ले आती है जो जादू से प्रभावित हुए थे। युद्ध के बाद नार्निया में शांति लौट आती है। असलान चारों भाइयों बहनों को राज्य का शासक घोषित करता है और फिर वहां से विदा ले लेता है। लूसी भावुक हो जाती है, लेकिन टम्स उसे भरोसा दिलाता है कि असलान एक दिन फिर लौटेगा। समय बीता है और चारों भाई बहन बड़े होकर नार्निया पर सफलतापूर्वक शासन करने लगते हैं। एक दिन शिकार के दौरान उन्हें जंगल में वही पुराना लैंप पोस्ट दिखाई देता है। उसे देखकर लूसी को अपनी पुरानी दुनिया की याद आती है। वह उस रहस्यमय अलमारी की तलाश में आगे बढ़ती है और बाकी सभी उसके पीछे चल पड़ते हैं। आखिरकार वे अलमारी तक पहुंच जाते हैं और उसके भीतर से गुजरकर फिर उसी पुराने कमरे में लौट आते हैं जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। दिलचस्प बात यह होती है कि नार्निया में बरसों बिताने के बावजूद वे फिर से वही छोटे बच्चे बन जाते हैं। बाद में उनकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है जो उनकी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। यहीं इस अद्भुत और जादुई कहानी समाप्त हो जाती है।